हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ESS यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.3 आज एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13 का हम सी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं? सी, जो कि पिछले वीडियो में बी तक बता चुके हैं। ठीक है, तो सी क्वेश्चन को देख लिया जाए। 2x minus 2y 2x minus 2y plus 4z plus 5 equal 0 and 3x minus 3y plus 6z minus 1 equal 0। क्लियर है? इसको भी लिखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज गिवन बाय 2x minus 2y plus 4z plus 5 equal 0। तो इसमें 2x minus 2y plus 4z equal minus 5। तो minus 2x plus 2y minus 4z equal 5। हम लोग बताएंगे जो भी बराबर इधर वाला जो अंक आएगा उसको प्लस बनाना होगा। ओके, चलिए। तो a1 का वैल्यू कितना होगा? -2। b1 का वैल्यू कितना होगा? 2। c1 का वैल्यू -4 और d1 का वैल्यू 5। क्लियर है? अगेन यहां भी लिखेंगे। अगेन क्या लिखा जाएगा? 3x minus 3y plus 6z minus 1 equal 0। 3x minus 3y प्लस 6z equal 1। ये तो प्लस के कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू -3 हो जाएगा और c2 का वैल्यू 6 हो जाएगा और d2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तब चेक करेंगे ना, चेक केस 1 पहले चेक करेंगे। कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ पैरेलल। पैरेलल का जब कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू -2 बाई a2 का वैल्यू कितना है? 3। b2 2 बाई नीचे है -3 और c1 -4/6। क्लियर है बाबू? जब इसको हल करेंगे तो -2/3 ए भी -2/3 और ये भी कटेंगे तो -2/3, तीनों इक्वल है ना बाबू? तो क्या लिखेंगे? इट इज ए पैरेलल, अतः समानांतर है। क्लियर है? तो जब ये समानांतर आ ही गया तब हमको केस 2 और केस 3 हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर केस 1 नहीं आएगा तो केस 2 को हल करेंगे, यदि केस 2 नहीं आएगा तब केस 3 को हल करेंगे। अगर हम लोग अगर फैसला नहीं निकले कि समानांतर है, बोला क्या है क्वेश्चन में? यदि समानांतर है या लंबवत है, मतलब पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये दोनों में से कोई नहीं है, तब आप लोगों को एंगल निकालना है, तब उसमें केस 3 का प्रयोग करना होगा। ओके बाबू, कंफर्म है? अब क्वेश्चन हम बात करें डी का, इसी का डी क्वेश्चन। 2x minus y plus 3z minus 1 equal 0 and 2x minus y plus 3z plus 3 equal 0। और इसका क्वेश्चन ई दिया हुआ है 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 इक्वल 0
एंड y प्लस z प्लस 4 इक्वल 0, y प्लस z इक्वल z माइनस 4 इक्वल 0। ये दोनों क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि इन दोनों को हम लोग कैसे हल करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को जब हल करना होगा बाबू, तो दोनों क्वेश्चन को हल इसी तरह से, ठीक है। तो आप लोग को एक ही जैसा है, इसलिए आप लोग को इसको हम होमवर्क में डाल दे रहे हैं, ठीक है। कौन वर्क में डाल दे रहे हैं बाबू? होमवर्क में। तो होमवर्क में आप लोग क्या करिएगा, इसके क्वेश्चन नंबर डी और ई को क्या करिए, हल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बाबू 12 क्वेश्चन का। कौन क्वेश्चन का? 12। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स whose vector equation are समतलों जिनके सदिश समीकरण r वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल 5 और r वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल 3 है, तो के बीच का कोण ज्ञात करें। इसके बीच का कोण ज्ञात करें। बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स whose vector equation are। तब वेक्टर इक्वेशन में आप लोग ए और ए वाला लिख लीजिएगा, यानी इतना एंड इतना लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग इसको और इसको दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे सोल में, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज given by r vector dot 2i cap plus 2j cap minus 3k cap इक्वल d इक्वल कितना है 5। आप लोग जानते हैं कि इसके बगल में जो रहता है उसको n1 वेक्टर बोलते हैं। n1 वेक्टर हो जाएगा हम लोग का 2i cap plus 2j cap minus 3k cap, और ये बराबर वाला d1 हो जाएगा, d1 इक्वल 5। अगेन r वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल कितना हो जाएगा, हम लोग का 3 दिया हुआ है, तो इसमें n2 वेक्टर का काम करेगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और d2 बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एंगल निकालना है। वेक्टर में एंगल निकालने का n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर मोड n1 वेक्टर मोड n2 वेक्टर। कंफर्म है ना बाबू? चलिए यहाँ cos थीटा इक्वल n1 का 3 n1 2i कैप प्लस
2j कैप माइनस 3k कैप, अरे डॉट है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, नीचे हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, यहाँ 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। कंफर्म है ना, क्लियर है? चलिए अब इसको निकाल रहे हैं बाबू, यहाँ सोल्व कर रहे हैं इसको। तो आप लोग प्रोडक्ट वेक्टर में जानेंगे गुणा कैसे के डॉट का, तो आई वाले का ही साथ है, तो 2 × 3 प्लस 2 × माइनस 3, 2 × माइनस 3 माइनस 3 × 5, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो cos थीटा इक्वल 3 × 6 माइनस 3 × 6 माइनस 15, और नीचे हो जाएगा ये 3 के 9 और 17, और ये कितना होगा 25 9 34 9 41, सॉरी 9 9 18 18 25 43, क्लियर है? तो cos थीटा इक्वल 6 से 6 कैंसिल माइनस 15 बटा कितना होगा 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 चौके 68 और 5 73, 731 रुपये। इसको पूरा हल किया जाए तो cos थीटा इक्वल प्लस हो जाएगा ये, तो √731। जब इसका थीटा निकालेंगे तो cos इनवर्स इक्वल 15 बटा √731। आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया, ठीक है? तो कब जब एंगल निकालना होगा तब, तो जब प्लेन के बीच का अगर हम लोग को एंगल निकालना होगा तो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो आई होप देख लिए कि आज हम लोग देखें कि एंगल, इस वीडियो में एंगल निकालने सीखे और पिछले वीडियो में भी एंगल और डिस्टेंस निकालने सीखे थे, ठीक है? तो जितना हम लोग का थ्योरी था वो थ्योरी को हम बता दिए, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग का थ्योरी आएगा बाबू वैसे वैसे आपको बताएंगे, ओके? चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर बच गया, इधर नीचे से 11 10 9 7 8 7 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बाकी है। कितना क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर में? 5, ठीक है? चलिए उसके लिए भी कुछ थ्योरी समझ लीजिएगा। चलिए अगला हम थ्योरी आप लोगों को बताने जा रहे हैं बाबू। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप intersect from of the equation of a plane, x by a plus y by b plus z by c equal 1। where A, B and C are intercept of axis
एक्स वाई एंड जेड, जहां ए बी और सी क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्षों का अंतःखंड है। अरे बोला गया है ना कि इस समीकरण का यूज तभी करेंगे जब अंतःखंड का, बोले कोई कि समतल के अंतःखंड का समीकरण क्या होता है। देखिए जितना भी हम लोग 11 पॉइंट पढ़ने जा रहे सब फार्मूला पढ़े, फार्मूला से कोई बात नहीं, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा सब, एकदम इजी चैप्टर, 10 और 11 एकदम इजी, 12 भी इजी है, 13 भी इजी है, ठीक है। देखिएगा तब बोला कि इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, मतलब समतलों के अंतःखंड का समीकरण। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि समतलों के अंतःखंड का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो वही बोलिएगा कि समतलों के अंतःखंड का फार्मूला x by a plus y by b plus z by c equal 1, जहाँ a, b and c are intercept of a x, y and z axis। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए बाबू। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z, जो x, y और z अक्षों, x, y और z, x, y और z, x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 अंतःखंड करता है, 4 अंतःखंड करता है। कितना अंतःखंड करता है? 4 अंतःखंड करता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं बाबू। एक मिनट। Find the equation of a plane. Find the equation of a plane. Find the equation of a plane with intercepts 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 on the x, y and z axis respectively
यानी बोला है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों पर 2, 3, 4 अंतःखंड करता है। Find the equation of a plane which intercept 2, 3 and 4 on the axis y, x, y and z axis respectively। तो सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू हम लोग का 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा, z का वैल्यू इंटरसेप्ट ऑफ x, y and z एक्सिस, x, y और z अक्षों का अंतःखंड, x, y और z अक्षों का अंतःखंड बराबर a बराबर 2, b बराबर 3, z बराबर 4। तब लिखिएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम intercept, plane of equation of a plane of intercept form, x by a plus y by b plus z by c equal 1, x by 2 y by 3 z by 4 equal 1। इसको आगे हल कर सकते हैं 12 4x प्लस 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल 1, 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल 12। इसको बुला सकते हैं 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12। तो ए होगा, तो ए किसका समीकरण हुआ बाबू? तो जब ये बोलेगा कि समतल के अंतःखंड का इक्वेशन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन इक्वेशन, मतलब इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन इक्वेशन हम लोग का ए होता है। क्लियर है? तो बोला गया है कि इसका इंटरसेप्ट दे दिया है, कि इंटरसेप्ट कितना दिया है, एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को ए मानते हैं, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को बी मानते हैं और जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट को सी मानते हैं, सी मानते हैं। हल किए इतना है। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, यहाँ खाली लिख दे रहे हैं 1 3 1 3 1 3 and 5 1 3 and 5 बस कर दिए। यही क्वेश्चन को चेंज कर दिए, एग्जाम्पल नंबर हम 2 कर दिए और एग्जाम्पल नंबर 2 को बना लीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 1, 3, 5 अंतःखंड करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट 1, 3, 5 ऑन द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 5 हो जाएगा, यहाँ 1 3 5 हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा, यहाँ 15 x हो जाएगा, यहाँ 5y हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ 15x, यहाँ 5y और यहाँ 3z इक्वल 15, बोलाएंगे इधर -15। तो सेम टू सेम इसी के जैसा है बाबू। तो आप लोग देख लिए और आप लोग का सिर्फ कल भर का आप लोग का एक थ्योरी है, कल भर का एक चैप्टर है। कल इस चैप्टर को हम लोग करेंगे, समाप्त कर लेंगे, यानी 11.3 के ऑल क्वेश्चन को हम बना देंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि इंटरसेप्ट का इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल 1, x बाई a प्लस b बाई x बाई a प्लस b बाई x बाई b प्लस z बाई c इक्वल 1।
ये इक्वेशन था, तो इसमें क्या था, इस पर ए, इसमें यही था कि ए का वैल्यू दिया रहता था, बी का वैल्यू दिया रहता था, सी का वैल्यू दिया रहता था, और ए बी सी का वैल्यू पुट करके इसका मान हम लोग क्या कर देते थे, निकाल देते थे। ओके, निकालते थे ना। लेकिन इसमें उल्टा बोला है कि अब आप लोग का ये प्लेन दे दिया है, अब हम लोग का ए बी सी हम लोग क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू कि ए बी सी निकालने के लिए आप लोग क्या देख रहे हैं कि बराबर में हमको 1 लाना है, और यहाँ बराबर में क्या है, 5 है। तो हम 1 लाने के लिए क्या करेंगे, उतना ही से भागा देंगे। तो बाई डिवाइडिंग both side on 5 in इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2/5 इंटू एक्स, y/5 इंटू जेड, z/5 इक्वल 5/5। डिवाइड कर दिए बाबू, डिवाइड कर दिए ना। तो क्या अगर 2x/5 हो जाएगा प्लस y/5 हो जाएगा प्लस z/5 इक्वल 1। अब देखिएगा, आप ही बताइए बाबू कि क्या हम लोग का इसके जैसा इक्वेशन आया हुआ है, इसके जैसा। तो इसके जैसे देखिए, ये दोनों तो सही है क्योंकि x के आगे कोई अंक नहीं, y के आगे कोई अंक नहीं है, z के आगे कोई अंक नहीं है। लेकिन इसमें x के आगे हमारा अंक है, तो उस अंक को हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 y/5 और ये क्या हो जाएगा, इसको 1/5 y/5 और इसको z/5 इक्वल लिख सकते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल 1। देन जब इसका हम कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा और c का भी वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, पिछले वीडियो में जो बताए होंगे, उस वीडियो में हम क्या बताए होंगे कि उस वीडियो में ही बताए थे कि ए बी सी दिया रहता था, हम ए निकालते थे, इसको निकालते थे। अब ए दिया हुआ है, इसको ए निकालना है। क्लियर है? एक और आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बोला कि समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल 0 द्वारा काटे गए अंतःखंड का अंतःखंड ज्ञात करें। अंतःखंड ज्ञात करें, इसमें हम लोग को अंतःखंड ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? अंतःखंड। तो अंतःखंड ज्ञात करना है तो फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई, सॉरी यहाँ माइनस है, गलती हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ माइनस है बाबू, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कंपेयरिंग तो यहाँ माइनस जेड का वैल्यू -5 हो जाएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन वाले को अंक को इधर बोला देंगे, अंक जो होगा जितना अंक आएगा उतने से दोनों तरफ भागा दे देंगे। भागा देने के बाद देखेंगे कि जो हम लोग का प्लेन का जो इक्वेशन आया है सेम टू सेम इसके जैसा आया है कि नहीं। तो इसके जैसा नहीं आया है, क्यों नहीं? क्योंकि x के आगे अंक है, तो x वाले अंक को हटाएं तो नीचे ला सकते हैं, पलट सकते हैं। बाकी y और z तो ठीक है, तो नीचे वाला a हो जाएगा, a b हो जाएगा, ये वाला c हो जाएगा। लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 12 इक्वल 0। इतना हम लोग को लाना है। एक और दिया है यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 12 इक्वल 0। इसमें भी यही हम लोग को निकालना है। तो चलिए बस इक्वेशन लेना है हम लोग को। क्या है बाबू? 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 12 इक्वल 0। तो 2x प्लस 3y
-4z इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, सेम टू सेम इसी के जैसा, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डिवाइड किए हैं, तो देखिए डिवाइड जब किया जाएगा बाबू तो ध्यान दीजिएगा, यानी 2x/12 3y/12 -4z/12 इक्वल 12/12। हल करेंगे तो x/6 हो जाएगा, y/4 हो जाएगा, z/3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये तो सही है बाबू, देखिए x सही है, इसका कोई अंक नहीं है, सही आ गया। कंपेयरिंग द इक्वेशन इतना, तो कंपेयरिंग करेंगे तो a b c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 4 हो जाएगा और c का वैल्यू 3 हो जाएगा। यही हम लोग का हुआ, ठीक है। तो इससे दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक आपका क्वेश्चन वैसा पूछेगा, एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसा पूछेगा, जब ए बी सी का वैल्यू दिया रहेगा, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को इक्वेशन पूछेगा, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो आप लोग का ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 7। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 था, लेकिन इसका एक 7 के आधार पर एग्जाम्पल है, एक आ देगी आप लोग को एग्जाम्पल। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ intercept 3 on the y-axis, and parallel to ZOX plane। देखा अब सोल्व क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसमें भी हम लोग क्या करना है, इक्वेशन ही ज्ञात करने किसका, प्लेन का, विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस, मतलब जो इंटरसेप्ट है ना वाई एक्सिस के साथ कितना है बाबू, तो वाई एक्सिस के साथ जो इसका इंटरसेप्ट है कितना है, 3 है। तो वाई एक्सिस बोला है, इस मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, तो याद रखिएगा, given the intercept on the y-axis is 3, y-axis का इंटरसेप्ट कितना है, 3 है, तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि y-axis के इंटरसेप्ट को b मानते हैं। z नहीं दिया तो इसको 0 मान लेंगे, a नहीं दिया हुआ है तो हम लोग का c का, x नहीं दिया है तो यहाँ a का वैल्यू 0 हो जाएगा और c का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हम लोग का इंटरसेप्ट किस एक्सिस का बोला हुआ है, तो हम लोग का y एक्सिस का बोला है, तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का इंटरसेप्ट किस एक्सिस का बोला है, y एक्सिस का सिर्फ बोला है, तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट b माना जाता है, बाकी नहीं दिया हुआ है 0। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम द बाय फार्मूला, एक मिनट, बाय फार्मूला, तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल 1, तो x/a का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू a0 हो जाएगा, a0। ओके, चलिए हल करेंगे तो y/ सब हट जाएगा, तो y/3 इक्वल 1, इसलिए y/ का हो जाएगा 3, इसका इक्वेशन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 11.3 का एक क्वेश्चन नंबर का हो गया 8 हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन की अगला वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का, उसके बाद हम लोग का 11.3 का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके।